हेलो गाइस, तो गैंगस्टर टीचर मानवा के नए आर्क की शुरुआत होती है। हमें देखते हैं कि डैनियल और बाजी वो पिछले दो लड़कियों के केस को खत्म करने के बाद एक जगह पे एक साथ खड़े हुए थे। तभी डैनियल बाजी को बोलता है कि सर, मुझे तो ये बात थोड़ी भी समझ में नहीं आ रही है कि भला यहाँ पे कोरिया के लॉज यूएस के लॉज से इतने ज्यादा डिफरेंट कैसे है, और यहाँ के लोग कैसे बच्चों को पनिशमेंट देने के बजाय उनकी रिहेबिलाइजेशन में फोकस करते हैं। इसका मतलब कि वो लोग बच्चों को पनिशमेंट देने के बजाय उन्हें इस तरीके से कुछ करवाते हैं ताकि लोग पहले से सुधर पाए, और इन्हीं रीजनों के कारण उनकी पनिशमेंट और पेनल्टीज भी बाकी चीजों से थोड़ी सी लीनियंट और थोड़ी सी इजी रहती है। बट जो मेन बात है जो कि मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगी वो ये है कि वो दोनों बच्चे जो कि अपने करतूतों के बारे में थोड़े से भी रिमोर्स और थोड़े से भी पछतावा या फिर अपना चीजों का रियलाइजेशन नहीं दिखा रहे थे, उन बच्चों को भी यहाँ के कोर्ट ने थोड़ी सी लीनियंट पनिशमेंट दी। और ये चीज कुछ ऐसी है जो कि मैं अपने हेड में कितना भी कॉमन सेंस का यूज कर लूँ, मैं इसके बारे में जो थोड़ा भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि भला यहाँ पे लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। और फिर आगे जब डैनियल बाजी को ऐसे अपने बारे में बता रहा था तभी हम पीछे से देखते हैं कि वो लॉयर जिसने रीन और बाकी उस बच्ची को बचाया था वो पीछे से उन दोनों की बात को सुन रहा था, जहाँ पे डैनियल बार बार बाजी से ये पूछ रहा था कि मुझे तो ये चीजें बहुत ज्यादा रेयर लग रही है कि कैसे आके बच्चों को जो कि बहुत ज्यादा बुरा काम किए थे उनको बहुत ज्यादा लीनियंट और थोड़ी सी कमजोर और इजी पनिशमेंट मिली थी। तभी फिर जब बाजी लाइटर से अपने सिगरेट को पीने के लिए जा ही रहा था तभी वो लॉयर बाजी के सामने आ जाता है, और उस लॉयर को तो अपने सामने देख बाजी भी पहले थोड़ी देर के लिए हैरान था और फिर आगे वो स्माइल भी करने लगता है, और फिर आगे उसे कहता है कि अभी तो मुझे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे तो तुम्हें बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा जो कोर्ट में तुमने उन दोनों बच्चे के खिलाफ हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा अच्छे आर्गूमेंट को पेश किया जिसके कारण तुम उन बच्ची को थोड़ा सा बचा पाए। तभी उसकी ये बात को सुन के तो लॉयर भी स्माइल कर रहा था, और फिर आगे सीन चेंज होता है और फिर वो लॉयर बाजी को बोलता है कि तुम तो मुझे एक्सीलेंट कह रहे हो और तुम तो मुझे अच्छा बोल रहे हो, पर मुझे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट नहीं पता क्यों थोड़ा सा सरकास्टिक और थोड़ा सा मजाक पे में लग रहा है, और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि कोर्ट में जो आउटकम निकला है तुम उस आउटकम से ज्यादा खुश नहीं हो। तभी उसके बाद बाजू से कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुमने तो कोर्ट में हमारे टीचर एजुकेशन एजेंसी के खिलाफ बहुत ज्यादा अच्छे आर्गूमेंट को पेश किया था जिस चीज के कारण तो कोर्ट में जितने सारे लोग थे वो सारे लोग तुम्हारी बात से बहुत ज्यादा प्रभाव हो गए थे, वो सारे लोग तो मान भी गए थे तुम जो बात कर रहे थे उन सारी बातों के लिए। और फिर आगे इसी बात के साथ सीन चेंज थोड़ा सा पहले शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोर्ट में यही लॉयर जो कि रिन के साइड से आया था वो लोगों के खिलाफ टीचर एजेंसी के खिलाफ कोर्ट में सारे लोगों को बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों के साथ जो भी हुआ है उन सारी चीजों का रीजन ये टीचर एड प्रोटेक्शन एजेंसी के लोग ही है, जिन चीजों के कारण ये दोनों बच्चे ने अपने दिमाग को पूरा खो दिया और ये सारे लोग तो नहीं पता के ऊपर बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। और अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो ये केस बहुत ज्यादा सिंपल है, दो बच्चों के बीच में कुछ फाइट ट्रिगर हो गई और कुछ बच्चों ने नहीं पता क्यों जाने जाने में उस फाइट को सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया, और फिर आगे जैसे ये फाइट सोशल मीडिया में पोस्ट हो गई तब सारे लोगों ने तो इन दोनों बच्चों को इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म दिया कि इन लोगों ने मिस्टेकली आगे और कुछ और थोड़े से बुरे काम कर दिए। और साथ ही में मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये मामला आजाद आगे नहीं बढ़ता अगर टीचर एड प्रोटेक्शन एजेंसी के लोग इस मामले में बीच में नहीं आते तो। और एक बात और है, ये टीचर एजेंसी के लोगों ने तो इस केस के बीच में आके और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिस चीज को आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि टीचर एजेंसी के लोगों ने इस मेथड का यूज किया कि अगर कोई हमारा आंख तोड़ेगा तो हम उसका आंख तोड़ देंगे, कोई अगर हमारी दांत तोड़ेगा तो हम उसकी दांत तोड़ेंगे। इन शॉर्ट जैसे को तैसा ये लोगों ने इस मेथड को यूज किया। और इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो कि इन सारे लोगों ने तो कम्युनिटी गाइडेंस के लॉस को भी तोड़ा है इस सारे मैटर को लाइव स्ट्रीम करके और सारे लोगों के बीच इन सारे स्टूडेंट के इन सारे करनामों को दिखा के, जिस चीज के कारण सोशल मीडिया जो कि इस केस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी वो टीचर एजेंसी के लोगों के कारण और भी ज्यादा इन्वॉल्व होगी और ये मैटर थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया। और क्या आप सारे लोगों को सही में ऐसा लगता है कि 13 और 14 साल की बच्ची जो कि अभी उम्र में इतनी ज्यादा छोटी है वो सारे लोग इतने ज्यादा बड़े क्रिटिसिज्म और इतने सारा बड़े हैंडल को खुद हैंडल कर सकते थे, तो फिर भला आगे सारे लोग करते भी क्या। और इस सारी चीजों का रीजन बस ये टीचर एड प्रोटेक्शन एजेंसी के लोग ही है जिन लोगों के कारण ये मैटर इतना ज्यादा बढ़ गया। और है ये लोग तो हर बार ऐसे ही मेथड को यूज करते हैं जिस चीज के कारण आप लोग हर बार देख सकते हो कि कैसे लोग जो भी मैटर को सॉल्व करते हैं वो कितना ज्यादा बड़े रैम्पेज और कितने ज्यादा बड़े प्रॉब्लम में बढ़ जाता है। और फिर आगे इसी बात को सुन के उस कोर्ट के जज बोलते हैं कि हाँ मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ, पर हाँ ये बात भी है कि इन सारी चीजों के बाद भी ये दोनों बच्चे अभी भी थोड़ा भी इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि हाँ भले ही उन लोगों ने भी थोड़ी गलती की हो पर उन लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ है वो उनके करतूतों के कारण ही हुआ है और उन्हें अपनी गलती के बारे में थोड़ा भी पछतावा नहीं है और उन्हें तो थोड़ा भी रियलाइजेशन नहीं है कि भले लोगों ने एक बच्ची को मार के कितना ज्यादा बुरा काम किया था। इसलिए मैं अपोजिशन लॉयर और टीचर एड प्रोटेक्शन एजेंसी दोनों की बात को सुन के ये ऑर्डर देता हूँ कि ये दोनों बच्चे रिन और वो रेड हेयर बाल वाली लड़की दोनों को जुवेनाइल गाइडेंस के अंदर सेक्शन 6 के तहत दोनों को जुवेनाइल कस्टडी में रखा जाएगा, जो कि ज्यादा बड़ी सजा नहीं है बल्कि उनके सुधरने का और उनके रिहेबिलाइजेशन के मौका है। और फिर आगे इसी बात के साथ सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे हमें देखते हैं कि बाजुस लॉयर के पास आके उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे उस आर्गुमेंट से देख सकता हूँ कि तुमने तो पक्का सोच लिया है कि तुमको टीचर एड एजेंसी के लोगों के खिलाफ ही जाना है और तुम ये चाहते हो कि हम लोग जल्दी से खत्म हो जाए, और कहीं तुम बार बार यही करके हमारे जॉब के बीच में तो आके इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तभी उसके बाद लॉयर स्माइल करके बोलता है कि इंटरफेयर, भला तुम ये क्या कह रहे हो, क्योंकि क्या तुम्हें सही में लगता है कि जो मैंने किया वो बस एक थोड़ा सा इंटरफेरेंस था और मैं बस तुम्हारे काम के बीच में आ रहा था। और फिर आगे जब वो ऐसे स्मेल कर रहा था तभी सीन थोड़ा सा पास
फ्लैशबैक्स में चेंज होता है, जहाँ पे हमें देख पाते हैं कि यही लॉयर थोड़ा दिनों पहले एक दूसरे आदमी के सामने आया था और तभी वो आदमी उसको कहता है कि भला तुमने मुझसे क्या कहा कि मैं ये रिव्यू करूँ कि टीचर एजेंसी के लोग हमारे देश में काम करने के लिए अच्छे है कि नहीं और उन्हें हमारे देश में काम करना चाहिए कि नहीं। और यही पे हमें पता चलता है कि ये जो आदमी है ये टीचर एजेंसी के लोगों के अपोजिशन का मेंबर है, मतलब ये कहीं ना कहीं वो लोगों के खिलाफ है। और फिर आगे वो उस लड़की से बात को सुन के बोलता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और तुम जो कह रहे हो अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं कितने सालों पहले ही ये टीचर एजेंसी के लोगों को बंद ही करवा दिया होता। तभी उसकी ये बात को सुन के लोग थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और फिर आगे उसे कहता है कि भला पे क्या कह रहे हो, क्योंकि आप तो क्लियरली देख सकते हो कि टीचर प्रोटेक्शन एजेंसी के लोग क्लियरली एक अनऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और जब आप जो कि एक अपोजिशन पार्टी हो अभी तो आपके पास एक बहुत ज्यादा अच्छा मौका है उनके ऊपर अटैक करने का, तो फिर आप भला ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तभी उसके बाद वो आदमी से वापस से बताता है कि तुम्हें पता है कि जो टीचर एजेंसी है वो एक बहुत ज्यादा अच्छा बेट है जिसका यूज करके हम लोग अपोजिशन पार्टी को खत्म कर सकते हैं, बट इन सारी चीजों के बाद भी पूरे पॉलिटिकल एरिया में कोई भी इंसान उन लोगों के खिलाफ नहीं जाता और वो उन्हें बंद कराने का सोचे। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि अभी करेंटली जो पॉलिटिकल एरिया है वो एक बहुत ज्यादा बड़े बैटल ग्राउंड की तरह है, जहाँ पे बहुत लोग लड़ रहे हैं अपोजिशन पार्टी को खत्म करने के लिए और खुद इस कंट्री में रूल करने के लिए। बट स्ट्रेंजली नहीं पता क्यों एक ऐसा जगह जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है, वहाँ पे दोनों लोगों ने एक साथ मिलकर इसी टीचर एजेंसी को फॉर्म किया। और तुम्हें पता है बहुत ज्यादा स्ट्रेंजली पर दो पार्टी जो कि एक दूसरे के बहुत ज्यादा खिलाफ रहती थी वो दोनों ही एक साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में आ गए इस टीचर एजेंसी को फॉर्म करने के लिए, जहाँ पे दोनों जगह की प्रेसिडेंट और रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी वो सारे लोगों ने मिलकर किसी सेम डिसीजन को लिया। और मैं तो बस एक रुकी और बस एक नॉर्मल मेंबर हूँ, इसलिए मुझे सारी डिटेल के बारे में नहीं पता, पर हाँ पक्का इस चीज के पीछे एक बहुत ज्यादा मिरेकलस और बहुत ज्यादा गहरा रीजन होगा जिसके कारण इतने ज्यादा एपिसोड और इतने ज्यादा अलग से एग्रीमेंट को फॉर्म किया गया। और तुम्हें पता है जिस आदमी ने इस बहुत ज्यादा बड़े मिरेकल को फॉर्म किया वो करंट फॉर्मल रूलिंग पार्टी का लीडर और आज की डेट में एजुकेशन अथॉरिटी का मिनिस्टर चोय जोंग सियोक है। और है यही ओल्ड मैन तुम्हें पहली नजर में तो एक बहुत ज्यादा फुलिश आदमी लगेगा और बहुत ज्यादा रेकलेस और बहुत ज्यादा केयरलेस नेचर का लगेगा, बट असलियत में तो एक फॉर्मर पॉलिटिकल मॉन्स्टर है जिसको पूरे पॉलिटिकल एरिया का 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और फिर सारी चीजों को बताते हुए वो आदमी उस आगे बताता है कि आज के डेट में चोय जोंग सियोक का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और उसका इन्फ्लुएंस तो एक प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है मेरे हिसाब से, तो इसलिए जब तक के लिए चोय जोंग सियोक यहाँ पे है हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के खिलाफ कहीं नहीं जा सकते। और ये चीज तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है जहाँ पे हम पॉलिटिकल एरिया के इसी टीचर एजेंसी को पूरी तरीके से तबाह कर पाए, इसलिए मैं इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और मुझे तो इस चीज के बारे में भी पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं सारे ग्रेट पावर के बीच में फॉर्म हुई है, जिसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी बातों को नहीं मान सकता। और फिर आगे सी बात के साथ वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे वो लॉयर बाजी को ये सारी बातों को बताते हुए उस आगे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी टीचर एजेंसी को पॉलिटिकल मेजर का और यहाँ के लॉसूट का मेजर का यूज करके नहीं खराब सकता और नहीं हटा सकता तो फिर मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है, वो है पब्लिक को तुम्हारे अगेंस्ट करना। और हाँ तुमने तो सिंपली वो मैसेजेस को देख के जहाँ पे सारे लोग बच्चों की साइड लेके तुम्हारे खिलाफ थे उनको देख के तुमने ऐसा बोल दिया कि ये तो बस एक कंफर्मेशन बायस है, पर असलियत में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कमेंट बस एक बीज है जो कि दिन ब दिन ग्रो होते जा रहे हैं और यही बढ़ते हुए सीड एक दिन टीचर एजेंसी को खत्म भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ फर्दर मोर मैंने वो ट्रायल को बस तुम्हारे खिलाफ इंटरफेयर करने के लिए नहीं किया था, बल्कि मैं तो नॉर्मल पब्लिक को दिखाना चाहता था कि कैसे तुम्हारी टीचर एजेंसी कैसे इन सारे बच्चों को एक्यूज करती है और उन्हें थोड़ा सा और ज्यादा परेशान कर देती है। और हमें तो कितने साल और 1.5 साल से ट्रैक कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी टीचर एजेंसी को तबाह कर दूं और तुम्हारी इसी एजेंसी को बंद कर दूं, पर अब जाके मुझे मौका मिला है जहाँ पे मुझे थोड़ी सी चिंगारी दिख रही है कि कैसे तुम्हारी एजेंसी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिखरते जा रही है। और आखिर में इतने टाइम के बाद मुझे तुम्हारे इसी काम के बीच में थोड़े से क्रैक दिखाई दे रहे हैं कि कैसे तुम लोग कहीं ना कहीं थोड़े से तबाह होते जा रहे हो। और इसलिए फ्रॉम नाउ ऑन मेरा बस यही काम है कि मैं इन्हीं क्रैक के बीच में और ज्यादा गड्ढा करूँ और तुम्हारी टीचर एजेंसी को पूरा खत्म कर दूं। और ऐसा तो बाजी को बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोल रहा था और फिर आगे बाजी को ये बोल के कि ठीक है तो फिर 1 साल तुम मुझे बस 1 साल देखना कि कैसे मैं तुम्हारे बस 1 साल में पूरे साउथ कोरिया से तुम्हारी यही टीचर एजेंसी को पूरी तरीके से डिसअपेयर कर दूंगा। और यहाँ के लोगों को ऐसे लगेगा कि ऐसे कोई टीचर एजेंसी नाम की कोई एजेंसी इस जगह पे काम करती ही नहीं थी। और फिर आगे जब वो ऐसी बाजी को बोलते हुए वो वहाँ से जब जा रहा था तो अभी उसी समय बाजी उसको बोलता है कि मैं तो क्लियरली देख सकता हूँ कि तुमने तो सोच लिया है कि तुम हमारी टीचर एजेंसी को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दो, घर से खत्म करने का सोच लिए हो। पर हाँ जब तुम अपने डिसीजन के ऊपर पूरी तरीके से फिक्स हो, क्या तुमने चीज को मिस नहीं कर दिया जो चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि कैसे दोनों बच्चे जिन्होंने एक बच्चे को मार के बहुत ज्यादा बड़ी गलती की थी वो लोगों ने आखिरी तक कोई भी अपने गलतियों के बारे में पछतावा नहीं दिखाया। और आखिरी में तो वो लोगों को जब डिसीजन में लोगों के थोड़ा सा फेवर में आया तब तो लोग स्माइल भी कर रहे थे जैसे कि उन्हें अपनी गलतियों का भी पछतावा नहीं हुआ है। और क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारे इन्हीं रिजल्ट के कारण आखिरी में वो दोनों बच्चों को थोड़ा भी चांस नहीं मिला कि वो दोनों बच्चे अपनी गलतियों के ऊपर थोड़ा सा देख पाए और लोग ये समझ पाए कि हाँ कहीं ना कि वो दोनों भी थोड़ी सी गलतियां की है। और हाँ जैसा कि तुम जब मेरे ऑफिस में आए थे तब तुमने कहा था तुमने तो सोच लिया है कि तुम और मैं दोनों ही साथ ही में कभी भी कंक्लूजन में आके काम नहीं कर सकते और हम दोनों कभी भी एक दूसरे की बातों में सुलह नहीं कर
सकते। तभी इसके बाद पे उससे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने तो कंक्लूजन को और बल्कि तो मैंने डिसीजन को ले लिया है, और जो मेरा कंक्लूजन और मेरा डिसीजन क्या है वो तो मैं तुमको आखिरी में बताऊंगा, वो भी पूरी तरीके से, जब मैं आखिरी में जाके तुम्हारी इसी टीचर एजेंसी को पूरी तरीके से डिसमेंटल और पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और फिर आगे वो ऐसे बोलते हुए उस जगह से चले जाता है। और फिर आगे इस लॉयर किसी बात के साथ इस न्यूज़ पे खत्म होता है और हम आगे जुवेनाइल एजेंसी के एक दूसरे अपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ पे हमें रीना और वो दूसरी लड़की दिखाई देती है, जहाँ पे दोनों तो जगह में आके पूरी तरीके शौक थे। तभी रेड हेयर बाल वाली लड़की बोलती है कि वाओ, ये जगह तो मुझे पूरी टोटली आइसोलेटेड लगती है, और भला हम लोग यहाँ पे रह के क्या करेंगे। जिस पे रिन कहती है कि मुझे तो जगह पूरी ऑफुल लग रही है, और मुझे तो जगह एक जुवेनाइल डेस्टिनेशन से भी थोड़ी ज्यादा खराब लग रही है। और फिर आगे दोनों अगले सेकंड अपने फोन को निकाल के सेल्फी लेते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर हम लोग अपनी जीत के लिए और हम लोगों ने कोर्ट में विक्ट्री पाई थी उस चीज के लिए सेल्फी लेते हैं। और फिर आगे जब रीना और वो दोनों लड़की एक दूसरे के साथ सेल्फी लेने के लिए जा ही रहे थे, ये बोलते हुए कि थैंक्स टू वो लॉयर जिसके कारण हमें सेक्शन 6 के तहत थोड़ा सा अच्छा पनिशमेंट मिला, उस चीज के लिए हम थोड़ा सा सेलिब्रेट कर देते हैं। और फिर आगे जब वो ऐसे सेल्फी को लेने के लिए जा ही रही थी, तभी फिर अगले सेकंड नहीं पता क्यों पर कोई दूसरी लड़की आगे लोगों के हाथ से फोन को छीन लेती है। और फिर आगे उसे कहती है कि क्या तुम दोनों को यहाँ पे आने से पहले वार्निंग नहीं मिला, और क्या तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं कि तुम लोग यहाँ पे सारी चीजों को नहीं कर सकते, और यहाँ पे फोन तो अलाउड ही नहीं है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मिन है और यहीं पे रहती है और इसी जगह की एक रिप्रेजेंटेटिव भी है। तभी उस लड़की को देख के दोनों लड़की कहती है कि शायद से तो हम दोनों ने इस लड़की को कहीं पहले देखा है। और इन तो ये भी कहती है कि वाओ, ये लड़की तो बहुत ज्यादा प्रीटी है। तभी दोनों की मुझसे सब सुन के तो वो लड़की भी थोड़ी सी हैरान थी कि भला दोनों सब क्या बकवास कर रहे हैं। और फिर आगे दोनों कुछ और बात करे, उसके पहले पीछे से वो लॉयर आ जाता है और फिर आगे दोनों को कहता है, और फिर आगे मिन को कहता है कि मिन, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम्हें ये लोगों के लीडर की तरह एक्ट नहीं करना है। तभी उसे बताती है कि क्या तुम खुद ऐसा नहीं देख सकते हो कि मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, और मैं खुद नहीं चाहती कि मैं ऐसा काम करूँ, पर मुझे तो बस ये दोनों को समझाना था कि यहाँ के लॉस क्या है। तभी फिर आगे लॉयर कहता है कि ठीक है, तो बाजी से तुम लोग मेरे बताए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करना। और यहीं पे हमें पता चलता है कि ये आदमी एक यूथ राइट एजेंसी का एक एडमिन है और इसका नाम ली जुनबिन है। और फिर अगले सीन के साथ ही आर्केड पे खत्म होता है और हम आगे डैनियल और बाजी को देखते हैं जो कि उसी कोर्ट से बाहर जा रहे थे, जहाँ पे बाजी डैनियल को बोल रहा था कि अब हमें बस इस केस रिलेटेड थोड़े से ट्रायल को थोड़े से रिपोर्ट को बनाना है, इसलिए भी एक केस हमारे लिए खत्म हो चुका है, इसलिए तुम आगे अपने घर जा सकते हो। जिसपे वो कहता है कि ओके टीम लीडर। तभी अगले सेकंड जब वो वहाँ से जा रहा था तभी बाजी डैनियल से पूछता है कि डैनियल, भला आजकल तुम यहाँ पे कहाँ रह रहे हो। जिसपे उसे बताए थे कि लीडर, आजकल मैं एक रेंटल अपार्टमेंट में रह रहा हूँ जो कि यहाँ से बस 20 मिनट की दूरी में ही है, इसलिए मुझे तो बस का भी यूज करना नहीं पड़ता। और आपको पता है मिनिस्टर सेक्रेटरी के लोगों ने मेरी उस जगह को ढूंढा था, जिस चीज को सुन के तो बाजी भी हैरान था। बट फिर आगे डैनियल बोलता है कि यस आपको पता है वो हाउस तो मुझे बहुत ज्यादा क्लीनर भी लगता है उस जगह से जहाँ पे मैं यूएस में रहता था, और साथ ही में वो घर तो बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा अच्छी जगह में है, जो जगह मेरे अकेले रहने के लिए पूरी तरीके से बहुत ज्यादा अच्छी है। अब तब ये बात को सुन के तो बाजी भी खुशी से बोलता है कि बढ़िया, इस चीज को सुन के तो मुझे भी थोड़ी सी शांति मिल गई है। और फिर आगे इसी बात के साथ ये दोनों का सीन पे खत्म होता है और हम देखते हैं कि डैनियल ऐसी वॉक करते हुए अपने घर जा रहा था, पर फिर तभी वो बोलता है कि आजकल तो जो मैं नूडल को खा रहा हूँ ये नूडल तो बहुत ज्यादा प्यारे है और ये नूडल तो बहुत ज्यादा टेस्टी है खाने में। और फिर आगे जब वो ऐसी वॉक करते हुए कुछ बोल रहा था तभी उसे अपने सामने दिखाई देता है कि नहीं पता क्यों ऊपर एक बच्चे को उसके दोस्त थोड़ा सा धक्का दे के उसे नीचे गिरा देते हैं। और तभी हमें दिखाई देता है कि ऐसा तो उस बच्चे के साथ उसके दोस्त कर रहे थे, और तभी उन्हीं तीनों बच्चों में से एक बच्चा उस दूसरे बच्चे को कहता है कि ओए कि मुचन, भले तुम्हें कॉकरोच की तरह मना करने के बाद भी कितने बार हमारे सामने बार बार आ जाते हो, और क्या तुम एक बार में हमारी सारी बात समझ में नहीं आती। तो अभी वो बच्चा वुचन उसे कहता है कि भला तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो भी भला तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी उन तीनों बच्चों में से एक मोटा लड़का उसे कहता है कि भला तुमने ये क्या कहा और भला तुम क्या सोचते हो, और क्या मैंने तुम्हें बार बार बताया नहीं है कि तुम हम तीनों लोगों के साथ उसी सेम प्लेग्राउंड में नहीं खेल सकते जहाँ पे हम लोग खेलते हैं। तभी उसकी बात को सुन के तो वुचन भी हैरान था, और फिर आगे उसे कहता है कि भला तुम सब क्या बकवास कर रहे हो, और मैं तो उसी सेम अपार्टमेंट में रहता हूँ जिसके साइड में तुम लोग रहते हो, तो फिर भला मैं उसी सेम प्लेग्राउंड में क्यों नहीं खेल सकता जहाँ पे तुम लोग खेल सकते हो। और जब वो उन लोगों को ऐसी बहुत ही ज्यादा अच्छे से बोल रहा था तभी वो मोटा लड़का उसे कहता है कि भला तुम कोरिया के बारे में क्या सोचते हो। और फिर आगे तीनों बहुत ज्यादा हंसते हुए थोड़ा सा दूर जाते हैं, और फिर आगे वो लड़का कहता है कि गाइस तुम लोग ये देखो कि इडियट तो सब क्या बकवास कह रहा है, क्योंकि तुम लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे से देख सकते हो कि जगह पे एक नोटिस लिखा है। और गाइस अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं तो इस नोटिस में बस यही लिखा है कि जो नॉर्मल रेसिडेंट के लोग हैं वही लोग इस प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं, और बाकी लोग जो कि कोई रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर जो लोग थोड़े से कम पैसे में यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग इस प्लेग्राउंड को यूज नहीं कर सकते। और इसी लिस्ट में कुछ घर के नाम है जिस रूम के लोग इस प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं, जिस चीज को आप लोग भी इमेज में देख सकते हो। और फिर आगे बच्चा कंटिन्यू करते हुए कहता है कि गाइस तुम लोग तो इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से देख सकते हो कि इस लिस्ट में कहीं भी 103 नाम के अपार्टमेंट का नाम नहीं आता, तो फिर भला ये लड़का हमारे साथ क्यों खेल सकता है। और फिर आगे वो तीनों बच्चे ऐसी वुचन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हुए उसे चिढ़ाने लग जाते हैं कि वाओ ये तो कितना ज्यादा बड़ा फिल्टी बम है, ये तो बहुत ज्यादा बेकार लड़का है। और फिर आगे तीनों से ऐसे चिढ़ाए थे फिल्दी बम करके, और साथ ही में लोग तो ये भी कह रहे
रहे थे कि ये लड़का तो इतना ज्यादा बेशरम है कि एक बहुत ज्यादा रेंटल अपार्टमेंट में रहता है और एक ऐसे घर में रहता है जहाँ पे कुछ भिखारी लोग रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि लोग खुद का घर ले सके, और ये तो बहुत ज्यादा वर्थलेस है, इसलिए बच्चा तो बहुत ज्यादा फिल्दी है। और फिर आगे जब वो लोग उसे ऐसे चिढ़ा रहे थे फिल्दी बम एक बैगर और एक बहुत ज्यादा वर्थलेस लड़का कह के, तब इन सारी चीजों को देख के तो वो बच्चा खुद बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो तो खुद बहुत ज्यादा शौक में था कि भला उसके ही दोस्त उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इस चीज को दूर से देख के तो बाजी भी बहुत ज्यादा हैरान था। और अब आगे इसी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इसी बहुत ज्यादा मजेदार केस को सॉल्व करने के लिए डैनियल भला आगे क्या करेगा, इसी चीज को हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस उसी एपिसोड को बहुत ज्यादा जल्दी से देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।